हेलो दोस्तों, सफलता स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पॉलिटी का सीरीज़ को चलाया हुआ है, उसी के लिए एक नेक्स्ट क्लास। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। जो भारत का संविधान है, जब इसके बारे में मांग हुई तो वो सब चर्चा हम कर चुके हैं। मांग की, कब की, किसने की, सब कुछ चर्चा हो चुकी है। अब हम बिल्कुल भारत के संविधान पर आ जाते हैं और इसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ, अब ये संविधान जो है प्रारूप समिति थी, उनके द्वारा लिखित किया गया। कैसे किया गया, कब किया गया, किस किस ने किया, कौन कौन अध्यक्ष थे, कौन कौन मेंबर्स थे, ये सब चर्चा हो चुकी है। ठीक है। तो जब संविधान बन के तैयार हुआ, उस टाइम उस संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे उस टाइम पे। ठीक है, जो कि अब बढ़कर 660 प्लस हो गए हैं, 460 प्लस। ठीक है, उस टाइम पे कितने अनुच्छेद थे? उस टाइम पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, उस टाइम पे जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उस टाइम उसमें इतने अनुच्छेद थे। कितने? 395 क्या थे? अनुच्छेद, जिन्हें इंग्लिश में हम आर्टिकल कहते हैं, जो कि अब कितने हो गए हैं? 460 प्लस, इससे भी ज़्यादा, 460 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो आप सोचेंगे कि अनुच्छेद कहाँ से बढ़ गए? भैया, हमारे यहाँ जो है एक प्रक्रिया है संविधान में संशोधन करने की। अनुच्छेद 368 में उसके बारे में प्रावधान दिए हुए हैं। तो उसके द्वारा हमारे जो संसद के मेंबर्स हैं, मतलब संसद जो है हमारा, वहाँ के जो मेंबर्स हैं, उसमें अनुच्छेद वो घटाते और बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो बढ़ के आगे हो गए अनुच्छेद। इसी तरह से जो स्टार्टिंग में भाग थे, 3 चीज़ें थी संविधान में। एक तो अनुच्छेद थे, एक भाग थे, एक अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियाँ। ठीक है, तो अनुच्छेद कितने थे? 395। भाग कितने थे? स्टार्टिंग में भाग थे कितने? 22। ठीक है, उसमें 4 ऐड हो गए, अब वो कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। ठीक है, अनुसूचियाँ कितनी थी तब? 8, अब कितनी हो गई हैं? 12। ठीक है, ये पहले की डिटेल है। जो पहले जब संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब अनुच्छेद 395 थे, भाग 22 थे, अनुसूचियाँ 8 थीं, जो कि अब प्रेजेंट में अनुच्छेद 460 प्लस हो गए हैं, भाग 25 हैं और अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, जो भाग है ना, भाग वो 4 तो बढ़े हैं। पहले 22 थे, उनमें 4 बढ़ गए, तो 22 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, लेकिन मैंने 25 लिखा है। ये इसलिए सही है, सच्चाई तो ये है कि बढ़े तो 4 ही हैं। ठीक है, लेकिन एक रिपेल कर दिया गया, निरस्त हो गया, एक निरस्त हो गया। तो पहले 22 थे, उसमें हमने 4 जोड़े, 26 हो गए, एक निरस्त हो गया, 25 हो गए। ठीक है, अब कौन सा निरस्त किया उसके बारे में हम यहाँ जिक्र करेंगे, जो मैंने पीछे लिखा हुआ है। अनुसूचियाँ कितनी थी? स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियाँ थी, अब कितनी है? 12 है। कितनी बढ़ गई? 4 बढ़ गई। इसमें भी कोई निरस्त हुई है? नहीं। ठीक है, तो ये अपने पहले की डिटेल, ये आपकी डिटेल। ओके, तो क्लियर हो गया होगा ये अब आपको। अब चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। हाँ, मैंने आपको 3 चीज़ बताई कि अनुच्छेद, सबसे पहले जो हमारा संविधान बना उसमें भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ बनाई गई। एक्चुअली जो अनुसूचियाँ है ना, उन्हें बिल्कुल लास्ट में जोड़ा गया। ठीक है, उन्हें बिल्कुल लास्ट में जोड़ा गया। और जो हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रीएम्बल जिसे कहते हैं हमारे संविधान की, उसे भी हमने सबसे लास्ट में एक्सेप्ट किया था। ठीक है, प्रीएम्बल को भी, प्रस्तावना को। ठीक है, वो कहाँ से शुरुआत उसकी हुई? तो 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 में जो उन्होंने एक रूल बनाए थे, एक कानून बनाया था, तो उसमें भी प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रीएम्बल कह लो, उसके जैसा एक प्रारूप तैयार करा था 1919 के भारत शासन अधिनियम में भी। ठीक है, तो वहीं से आइडिया लेके इन्होंने इसे बना दिया है। हालांकि जो हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका है, इसका जो आइडिया है वो हमने अमेरिका से लिया है।
ये आता है, क्वेश्चन आता है। और हमने जो इसकी लैंग्वेज है, भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। हालांकि इन बातों की मैं अभी चर्चा आपसे करूँगा आगे, अभी आप ये समझिएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सबसे लास्ट में ही हो गया, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुसूचियाँ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अनुसूचियाँ स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा और बता दूँ आपको इसके बारे में। देखो, जैसे हम कोई भी बुक के चैप्टर पढ़ते हैं कि भाई चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे पढ़ते चले जाते हैं। तो जो पहले 2 या 3 या 4 चैप्टर हैं उन्हें पहले भाग में रखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी उसकी बुक की, तो उसमें भाग 1 उसमें 3 चैप्टर हैं, भाग 2 उसमें 2 चैप्टर हैं, भाग 3, भाग नहीं होंगे, खंड भी हो सकते हैं कुछ बुक में, ठीक है। खंड 1, खंड 2 या खंड 1, खंड 2 में 3 चैप्टर। जो खंड या भाग की बात कर रहे हैं, है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो जैसे बुक में होता है एज इट इज़ यहाँ होता है। जैसे खंड पहला या भाग पहला, तो भाग पहले में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं। 1, 2, 3, 4, मतलब 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद भाग पहले में है, ठीक है, जैसे बुक में होता है। फिर 5 से 11, है ना, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ तक जो 11 तक अनुच्छेद है ये भाग दूसरे में है, ठीक है। इसी तरह से 12 से 35 तक भाग तीसरे में है। 12 अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर अनुच्छेद नंबर 35 तक इस तरह से भाग 3 में है ये सारे अनुच्छेद, ठीक है। तो इस तरह से भाग और अनुच्छेद की बात मैंने बता दिया। और अनुसूचियाँ अलग से जोड़ी गई हैं, ये भाग या अनुच्छेद से नहीं मैच करती, मतलब उसके अंदर नहीं आती है कहीं भी। ये तो बाद में जोड़ी गई थी क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी। जैसे हमने सारा संविधान बना के तैयार कर दिया, भाग भी लिख दिए उसके, भाई पहला भाग उसमें इतने अनुच्छेद, अनुच्छेद की चर्चा कर ली। जैसे मैं कहूँ कि पहला भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये बनाया, उसमें पहले अनुच्छेद नंबर 1 उसमें कुछ लिखा कि ऐसे ऐसे हमारे रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, दूसरे में कुछ लिखा, तीसरे में कुछ लिखा और चौथे में कुछ लिखा। इसी के साथ संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी बातें थी, है ना, जितने भी रूल्स या नियम बनाए जा सकते थे वो बना दिए गए। तो उन्होंने सोचा कि बस यहीं तक इसमें रख देते हैं। भाग 2 नागरिकता, है ना। तो ऐसे हमारे कितने भाग हैं? मैंने आपको बताया अभी था 22 भाग है, ठीक है, जो आप बढ़ के 25 हो गए हैं। 4 बढ़े हैं, बढ़े 4 हैं लेकिन 1 निरस्त हुआ है, इसलिए टोटल 25 हैं प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये भाग की होगी अनुच्छेद की। और अनुसूचियां हैं अलग। अनुसूचियां जब इन सारी बातों की चर्चा हो चुकी थी, लिखित हो चुकी थी सब बातें, तो बाद में ध्यान आया कुछ चीजें तो रह ही गई हैं। जैसे राज्य तथा जो मतलब राज्य थे या संशासित क्षेत्र थे, जैसे हमारी दिल्ली है, पुदुचेरी है ना, तो पांडिचेरी जिसे कह देते हैं, तो वो चीज़, तो चंडीगढ़ है, इन सब के नाम नहीं लिखे थे हमने कहीं, ठीक है। तो अब कहाँ लिखे? सारा संविधान तो बन के तैयार हो गया, तो उन्होंने सोचा कुछ और बना लेते हैं। तो हमने मतलब संविधान निर्माता जो हमारे थे उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, कोई नए कॉन्सेप्ट बनाते हैं। उन्होंने नाम दिया अनुसूची। अनुसूची बना लेते हैं और उनमें जो चीज़ें बची हुई रह गई थी, बची हुई चीज़ें जो रह गई थी उन्हें सब इसमें डाल दिया। तो कितनी चीज़ें बच रही थी उस टाइम पे? 8 बच रही थी। तो अनुसूचियाँ कितनी बनाई गई? 8 बनाई गई। क्लियर? ठीक है, तो हम बात स्टार्ट करते हैं अनुसूचियों की। जी स्टार्ट करते हैं। देखो, तो अनुसूची नंबर 1 क्या है? राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के नाम उल्लेखित है। तो अनुसूची पहली में राज्यों के नाम उल्लेखित है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, उत्तराखंड है एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे ही जितने भी हैं हमारे। तो राज्य तथा संशासित क्षेत्रों के नाम उल्लेखित है किसमें? अनुसूची 1 में। क्वेश्चन सीधा आता है कि राज्यों के या केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम किस में उल्लेखित है संविधान में, कहां पर उल्लेखित है? तो आपको बताएंगे अनुसूची 1 में उल्लेखित है। क्लियर? ऐसे। तो दूसरे में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते, जितने हमारे पद अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनके वेतन क्या होंगे, उनके भत्ते क्या होंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जैसे हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, है ना। तो इस तरह से जितने भी पदाधिकारी हैं उनको कितना वेतन दिया जाएगा और उनके भत्ते कहाँ से और कितने दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है? अनुसूची 2 में।
तीसरा, शपथ के प्रकार। देखो प्रधानमंत्री जी जो शपथ लेते हैं वो कुछ और तरह की शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति जी सब ऑथ या शपथ, ऑथ को इंग्लिश में कहते हैं शपथ को, तो वो कुछ अलग तरीके की शपथ लेते हैं। अगर अलग तरीके का मेरा मतलब है कि अलग शब्द बोलते हैं, कुछ शब्द कॉमन होंगे, कुछ शब्द अलग होंगे, है ना, और उनका तरीका भी अलग होगा लेने का, है ना। आप देख लीजिएगा चाहे गूगल पे या यूट्यूब पे, तो आपको दिखेगा कोई मतलब मीडिया कर्मी ने बताया हुआ होगा किस तरह से शपथ ले रहे हैं, देखो वो, है ना। तो किसकी शपथ किस तरह की होगी, इसका जिक्र कहाँ पर है संविधान में, तो अनुसूची नंबर 3 में, 3rd में इस बात का जिक्र है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा, देखो लोकसभा और राज्यसभा दो हैं, तो लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो लोगों का, है ना। तो लोकसभा में लोग कैसे चुन के जाते हैं, डायरेक्ट जनता चुनती है उन्हें, एमपीज जो चुनते हैं, सांसद जो चुनते हैं। होते राज्यसभा में भी सांसद ही हैं, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं चुने जाते जनता के द्वारा, वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। जनता के द्वारा जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, तो जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं हुए, इनडायरेक्ट हो गए, मतलब प्रत्यक्ष नहीं हुए, अप्रत्यक्ष हो गए, ठीक है। तो उनका निर्वाचन चयन हो जाता है, और उनका जो चयन होता है, जो राज्यसभा में लोग बैठते हैं, वो किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो पूरे स्टेट का करते हैं। देखो लोकसभा में क्या है, जैसे लोकसभा में अगर हम बात करें किसी भी स्टेट की, तो लोकसभा में जैसे किसी स्टेट की 5 सीटें हैं, तो 5 सीटों में वो एरिया निर्धारित होगा कि जैसे हमारे यहाँ की यूपी की बात करें तो यूपी की 31 सीटें हैं, 31। तो ये क्या है कि कुछ लोग तो मतलब एक कैंडिडेट ऐसा है जो एक क्षेत्र को निर्धारित कर रहा होगा, जैसे जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा ज़्यादा एरिया हो सकता है, कि इस क्षेत्र की चर्चा जो है संसद में कौन करेगा, ये मतलब जो एमपी चुन के यहाँ से गया है ये चर्चा करेगा, ये चर्चा करेंगे साहब, ठीक है। और इस तरह से क्षेत्र बटे हुए होते हैं कि इस क्षेत्र के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, बोल तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ज़्यादा करेंगे क्योंकि वहीं की जनता ने उन्हें चुना है, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा में जो लोग जाते हैं, राज्यसभा में जो सांसद होते वो भी सांसद अप्रत्यक्ष होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे 31 हैं तो वो 31 के 31 ऐसा नहीं कहेंगे, हाँ जी आप कहाँ से आए हैं, कौन से क्षेत्र से चुन के आए हैं, तो वो ये नहीं कह सकते कि हम यूपी के इस पर्टिकुलर जिले की चर्चा करेंगे या इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का या पूरे क्षेत्र का, मतलब जो भी मैं कहूँ तो राज्य है, उस पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं सारे मेंबर्स, 31 के 31 सारे राज्य की चर्चा करेंगे अगर यूपी के रेस्पेक्टिव में बात करें तो। क्लियर। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, भाई किस राज्य को कितनी सीट मिलेंगी, किस राज्य को कितनी सीट मिलेंगी, इस बात की जो चर्चा है कहाँ पे है, अनुसूची 4 में। क्लियर। आगे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। देखो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है हमारे, उनमें कुछ राज्यों के पास अलग से कुछ अधिकार हैं, ठीक है। कुछ वहाँ जो ट्राइब्स हैं, मतलब जो जनजातियाँ हैं वो कुछ अलग तरीके की हैं, तो उन्हें भारत से मिलकर चलाना बड़ा मुश्किल है, भारत के रूल रेगुलेशन वहाँ इतने फॉलो नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो कुछ अलग कंडीशंस में वो रहते हैं लोग, है ना। तो यही समझ लीजिए कुछ क्षेत्र जो है बहुत पिछड़े हैं, है ना, और ये सच्चाई भी है, वहाँ के वो क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं। तो अगर उनके लिए रूल वही अप्लाई कर दिए जाएं जो एक मतलब डेवलप स्टेट के लिए रूल है, तो क्या वो उसे फुलफिल कर पाएंगे, कंडीशन को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है। तो जो हमारी अनुसूची 5 है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसके क्षेत्र को छोड़कर, ये जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है, इन क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है इसमें। तो ये क्वेश्चन आता है और आया हुआ भी है कि भारत के अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुसूची नंबर 5 में। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़ के आइए। और अगर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की बात करें तो इसमें भी तो प्रशासनिक जो अनुसूचित या प्रशासन की जो जाति और जनजाति हैं उनका भी तो उल्लेख होगा, तो वो कहाँ पर है, वो है इसमें अनुसूची 6 में। मैंने यहाँ पे लिखा है ATMM, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है।
उसकी बात हो गई। आगे 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों का बंटवारा। मैंने बताया था कि सूची होती हैं जिसमें विधायी शक्तियों का बंटवारा होता है किस किस के बीच, केंद्र और राज्य के बीच। पहले भी 2 बार चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। तो केंद्र और जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची मतलब केंद्र की सूची, राज्य सूची मतलब राज्य की सूची, और समवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य दोनों की सहमति की सूची। क्लियर? तो ये बात होगी। तो ये क्या हो गया, ये अनुसूची किसमें जिक्र है इसका, 7 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी हालांकि इंपॉर्टेंट तो ये सारी हैं, ये बहुत ज़्यादा आता है कंपैरेटिवली, है ना। आगे भारतीय भाषाओं का उल्लेख, भारत की जो भाषा है किस क्षेत्र में कौन सी भाषा, कहाँ पर क्या कितनी भाषाएं, ठीक है। भारत की कौन कौन सी भाषा संवैधानिक भाषाएं हैं, है ना। तो भारत में पहले टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख था संविधान में, 14 भाषाओं का स्टार्टिंग में, और अब कितने का है, 22 भाषाओं का। कितने का, 22 का। इसका मतलब कितनी जुड़ गई, 6 और 2 8 भाषाएं जुड़ गई हैं, ठीक है। अब जिनमें से 4 भाषाएं बाद में जुड़ी हैं। कब जुड़ी हैं, 19 मतलब देखो ये है 92वें, ठीक है। CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक अमेंडमेंट मतलब संशोधन, एक्ट मतलब अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ी गई। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92 में संविधान संशोधन अधिनियम में 2003 में जोड़ी गई, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे चलते हैं। देखो ये जो 8 अनुसूचियां हैं ये स्टार्टिंग से ही थी। कब से, जब संविधान बनके तैयार हुआ। उसके बाद 4 और जोड़ी गई हैं बाद में। तो पहली जोड़ी गई है विधियों के मान्यीकरण से संबंधित प्रावधान। अच्छा ये कैसे जोड़ी गई, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट मतलब पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये क्यों जोड़ी गई थी, एक्चुअली ये इसलिए जोड़ी गई थी क्योंकि कुछ भी नियम अगर लेके आते थे मतलब हम अपने देश के अंदर, तो वो जो है क्या नाम है, कुछ लोग उसे अपने मतलब जो उन्हें राइट्स मिले हुए थे उनका उल्लंघन बता के कोर्ट में पहुंच जाया करते थे, और कोर्ट उस पर स्टे कर दिया करता था। तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि एक काम कर लेते हैं, एक ऐसी चीज़ बनाते हैं, एक ऐसा प्रावधान करते हैं जिसमें कोई भी चीज़ डालने पर, कोई भी अनुच्छेद अगर हमने कह दिया इसके अंदर है, तो फिर उसमें मतलब उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। तो तब बनाई गई थी 9वीं अनुसूची, ठीक है। विधियों के मान्यीकरण, जितनी भी विधि होंगी उनके मान्यीकरण, मानना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। मान्यीकरण दे संबंधित प्रावधान, तो मतलब कोई भी अनुच्छेद बनाते, कोई भी प्रावधान बना देते और उसे किस में डाल देते, अनुसूची 9 में, ठीक है, स्टार्टिंग में जी। और ये अभी भी है, ठीक है। उसके बाद 10वीं अनुसूची 10th दल बदल विरोधी कानून। ये कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ठीक है। ये तब जोड़ा गया, दल बदल विरोधी कानून। अब क्या है, मान लीजिए हमारी जो केंद्र की पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, कांग्रेस है, बड़ी पार्टियां तो यही हैं, है ना। तो इस तरह की जो पार्टियां हैं, मान लीजिए कोई क्षेत्र से कोई MP सांसद चुन के चला गया बीजेपी से, अब उसने बीजेपी से चुनाव जीत लिया, अब वहां जाके उसने जो है अब बीजेपी पार्टी को छोड़ के और वो कांग्रेस में शामिल हो गया। अब वो जीता हुआ है तो भाई कांग्रेस में मिल गया जाके, तो ऐसे तो बड़ा दिक्कत हो जाती, और ऐसा ही होता था। तो तब दिमाग में आया कि एक ऐसा कानून बनाओ ताकि आदमी ऐसे दल का परिवर्तन ना कर सके। तो बनाया गया एक नियम, एक कानून, एक प्रावधान लाया गया, दल बदल विरोधी कानून। कब जोड़ा गया ये, 85 में। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में ये जोड़ा गया। उसके बाद पंचायती राज भाई पंचायती राज शासन इतना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले जो मैंने लिखे हैं इसमें 11वें और 12वें बहुत ही ज़्यादा। इनका ईयर भी पूछा जाता है, इनका कौन सा नंबर का संशोधन हुआ ये भी पूछा जाता है। दोनों भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ भी पूछा जाता है। तो पंचायती राज शासन 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लाया गया, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत में कब से स्टार्ट हुई, 73rd
संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हो तो एक्चुअली पहले भी गई थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा उसे 1992 में मिला था, पंचायती राज व्यवस्था को। क्लियर। अच्छा, शहरी स्थानीय राज शासन, अच्छा है दोनों स्थानीय राज शासन ही, लेकिन ये पंचायती राज शासन है और ये शहरी स्थानीय राज शासन है। तो ये कब हुआ, इससे अगला वाला, मतलब 73वां, तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको लाया गया, इसको जोड़ा गया। क्लियर है, ये समझ आ गया होगा, इसे मैं रब कर देता हूं। जी भाई आगे चलते हैं। देखो देखो भाई आगे स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है भाग की। देखो मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं, मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। क्या क्या मैंने बताई है? अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग। भाग और अनुसूचियां मैंने बता दी कि भाग का मतलब क्या है यहाँ पर, और अनुच्छेद का मतलब क्या है, और अनुसूचियां किस तरह से होती हैं, कितनी थी क्या थी, अभी जिक्र मैंने किया ही था। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाग पर। ठीक है, अब भाग की चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। देखो भाग, भाग पहले कितने थे? पहले कितने थे स्टार्टिंग में? तो 22 थे, और बाद में कितने हो गए? 25 हो गए। कितने ऐड हुए? +1। कितने निरस्त हुआ? 1। ठीक है, कुल मिला के 3 बढ़े, है ना। 3 बढ़े, क्यों बढ़े? क्योंकि 4 बढ़े थे, 1 निरस्त हो गया तो 3 हो गए। ठीक है। अच्छा, पहला भाग, पहले भाग में क्या क्या है? देखो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसी की चर्चा की गई है संविधान में, हमारे संविधान में। भाग 2 नागरिकता, नागरिकता के बारे में प्रावधान है, वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक चल रहे हैं, जो इसी के अधीन आते हैं। भाग 2 के अधीन ही 5 से 11 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 इसके अधीन आते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य 51A, इसमें ये वाला अनुच्छेद आता है, केवल एक, मतलब एक। इसमें एक्चुअली ज़्यादा है, इसमें 11 है वैसे तो, मतलब अनुच्छेद 11 नहीं है, 11 पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेकिन उनकी चर्चा जब करेंगे जब इन्हें पढ़ाएंगे। अभी तो केवल ये बताया जा रहा है कि ये भाग हैं, इनके नाम ये हैं, और इसमें यहाँ से यहाँ तक के अनुच्छेद आते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद संघ सरकार, संघ सरकार, संघ सरकार किस में है? भाग 5 में। ये बता दिया, ये भाग। संघ सरकार कहाँ से कहाँ तक? 52 से 51 तक, 151 तक। ठीक है, संघ सरकार का जिक्र है। राज्य सरकार का जिक्र कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है? 152 से 237 तक। उसके बाद 7वां भाग, जो कि अब निरस्त कर दिया गया है, जो कि अब निरस्त कर दिया गया है। और कब निरस्त हुआ? ये हुआ 7वां, है ना, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इंग्लिश में मैंने CAA इसलिए लिख दिया, शॉर्ट में आ गया है ये, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इसे निरस्त कर दिया गया 7वां को। अब ये है क्या? नहीं है। ये तब क्या नाम था इसका? इसका था राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख। ठीक है, ये था। उसके बाद आगे 8वां भाग, 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 239 से 242 तक। ठीक है, उसके बाद पंचायतें कहाँ है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा सुनो, पंचायतों का जो जिक्र है वो उसमें भी कर रहा था मैंने, अनुसूचिया में भी और इसमें भी। देखो पंचायतों का जो संवैधानिक दर्जा मिला पंचायतों को, वो मैंने बताया कब मिला था? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। उससे पहले भी पंचायत का जिक्र संविधान में था, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट रूप से भी नहीं था, इनडायरेक्ट था उससे पहले। ठीक है, अच्छा, पंचायतें 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया। ठीक है, इसमें लाया गया है प्रावधान। कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद है इसमें? 243 से 243O, मतलब 243A, 243B, ऐसे ही 243O तक, 243O तक। उसके बाद नगर पालिका, मैंने बताया था वहाँ पर 7वां संविधान, हाँ ये 7th नहीं है, ये है 74th,
वहाँ पे बताया था। नगर पालिका 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में था, 92 में हुआ था ये। और उसमें क्या जोड़ दिया गया, नगर पालिका के बारे में जिक्र, ठीक है इसमें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद सहकारी समितियाँ, वो 2011 में। ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में आ रहा है, बहुत ज़्यादा आता है ये सहकारी समितियाँ, क्योंकि सब पंचायती राज नगर पालिका इन्हें रट लेते हैं। 92 में है, 73 74, तो वो सोचते हैं 92 में कहीं ना कहीं होता है, तो ये लेकिन सहकारी समितियाँ 9th बी है और ये बाद में जुड़ा। और ये 2011 में कौन से संविधान संशोधन में, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है ये देख लीजिए। उसके बाद अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, इसका जिक्र कहाँ है, खंड 10 में, भाग 10 में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, 244 से 244 ए तक, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, एक्चुअली अगर आपको कहीं भी लिखा मिले, जैसे 244 ए लिख रहा है, 244 ए लिख रहा है, अगर आपको कहीं भी लिखा मिले ना कैपिटल ए, है ना, तो आप समझिएगा कि वो बाद में जोड़ा गया, ठीक है। जैसे देखो 9th ए, है ना, यार कैपिटल बी भी मिले तब भी यही, जो ए स्मॉल मिले तब आप समझ सकते हैं कि ये स्टार्टिंग में ही था। वो ए भी उसके उपभाग बनाए गए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर अनुच्छेद में है ये चीज़ तो उप मतलब उपखंड, है ना, खंड उपखंड की बात करते हैं। आगे बताऊंगा इन चीज़ों का जिक्र विस्तार पूर्वक होगा, खैर। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसका जिक्र नहीं होगा, ये मैंने बता दिया है आपको। कैपिटल ए बाद में जोड़ा गया प्रावधान, स्मॉल ए पहले से ही था, ठीक है। तो यहाँ 244 से 244 ए तक। संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ रहा है, बहुत बार आता है। और संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 तक है, ठीक है। इसमें 2 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 2। ये भी पूछा जाता है कि पहला अध्याय में कहाँ से कहाँ तक है, दूसरे अध्याय में कहाँ से कहाँ तक, ये भी पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि पहले कौन सा था, मतलब पहले इनमें अध्याय 1 में क्या है और अध्याय 2 में क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो क्या है, अध्याय 1 में विधायी संबंध है। क्या है, विधायी संबंध। कहाँ से कहाँ तक, 245 से 255 तक। और दूसरे अध्याय में क्या है, प्रशासनिक संबंध, 255 से 263 तक, ठीक है। उसके बाद वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद, इनका जिक्र कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 ए तक, ठीक है। उसके बाद 13, भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ठीक है। इनका जिक्र कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक। उसके बाद 14, भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसके भी 2 अध्याय हैं। देखो अध्याय 1 और अध्याय 2, इसमें वही पूछ सकता है कि फर्स्ट में सेवाएं हैं या फर्स्ट में लोक सेवा आयोग है, तो फर्स्ट में सेवाएं हैं जो 308 से 314 तक है। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग है जो कि 315 से 323 तक है, ठीक है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं कहाँ से कहाँ तक है, 308 से 323 तक, क्लियर। उसके बाद ट्रिब्यूनल्स मतलब न्यायाधिकरण, अब इसे दोनों नामों से पूछा गया है क्वेश्चन में, न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल्स और अधिकरण, ऐसे न्यायाधिकरण कह लीजिए, अधिकरण। ये क्या है, 14th ए, ठीक है। एक तो बाद में कौन कौन सा जोड़ा गया आपको पता है, ये कौन सा, 9th वाला, ठीक है, ए और बी, और 14th वाला, 14th ए और 4th ए, 4 हो गए ना, मैंने कहा 4 जोड़े थे बाद में, 4th ए जोड़ा, 9th ए, 9th बी और 14th ए, 4 जोड़ दिए और एक निरस्त कर दिया, कौन सा, 7th, ठीक है। आगे चलो, तो ये जो ये जोड़े गए, कब जोड़े गए, मैंने साथ साथ बताया होगा आपको, ये कब निरस्त हुआ ये बता दिया, है ना। 4th ए ये कब जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, ठीक है, इन्हें जोड़ दिया गया, क्लियर। उसके बाद ये कब जोड़े गए, नगर पालिका 74 में, और ये जोड़ा गया सहकारी समिति 97 में, मतलब 1992 में, 1992 लिखा हुआ है ये, और कब, 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका जोड़ा गया। 9th ए जो कि है, 9th बी सहकारी समितियां हैं जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1911 में जोड़ा गया, ठीक है।
उसके बाद 14th ए जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया इसको भी, 14th ए को, न्यायाधिकरण या अधिकरण को। इसमें कहां से कहां तक है, 323 ए से 323 बी तक, ठीक है। उसके बाद निर्वाचन, बड़ा इंपॉर्टेंट है निर्वाचन। निर्वाचन का जिक्र कौन से भाग में किया गया है संविधान में, तो ये क्वेश्चन आता है तो 15वें में, ठीक है। तो कहां से कहां तक अनुच्छेद है इसके अंदर, 324 से 329 ए तक। कुछ आगे कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, तो 330 से 342 ए तक। राज्य भाषाएं, राज्य भाषाओं का जिक्र कहां से कहां तक है, 343 से 351 तक, ठीक है। अच्छा, इसमें 4 अध्याय हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, ठीक है। तो अध्याय 1 या 1, इसमें जिक्र किसका है, संकीर्ण भाषा, तो क्या है, कहां से कहां तक, 343 से 344 तक। प्रादेशिक भाषा 345 से 347 तक। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट की भाषा 348 से 349 तक। विशेष निर्देश राज्य भाषा में ही है ये, विशेष निर्देश 350 से 351 तक। तो राज्य भाषा में 343 से 351 तक सारे अनुच्छेद आते हैं, जिनको इस टाइप में डिवाइड किया हुआ है, अध्याय 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। आगे आपात उपबंध इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है। आपात उपबंध कहां से कहां तक है, 352 से 360 तक है, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352, 356 और 360 कंपेरेटिवली। अच्छा देखो रेस्पेक्टिवली आगे चलते हैं, अनुच्छेद 19 विविध, इसमें आता है विविध, तो ये भी आता है विविध या प्रकीर्ण नाम से भी आने लग गया है क्वेश्चन, ठीक है, विविध या प्रकीर्ण। तो इसमें क्या होगा, कहां से कहां तक, 361 से 367 तक। उसके बाद संविधान का संशोधन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है ही, जानते ही आप इसे, संविधान का संशोधन। तो ये कहाँ, अनुच्छेद 368, केवल एक अनुच्छेद है, कौन सा, केवल 368, ठीक है। उसके बाद कौन सा खंड या भाग, कौन सा, 21वां, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। अस्थायी मतलब स्थायी उपबंध नहीं होंगे इसमें, संक्रमणशील हो गए मतलब मूवेबल, ठीक है, और विशेष उपबंध इसमें है, इसमें जिक्र किया जाता है। कहां से कहां तक है ये, 369, 369 से 392 अनुच्छेद, यहां से यहां तक का जिक्र है। संक्षिप्त, नाम, प्रारंभ और निरस्त, ठीक है, इन सब का जिक्र यहां पर किया जाता है लास्ट में, 393 से 395 तक, ठीक है। किसी का संक्षिप्त नाम हो, कोई चीज़ स्टार्ट हो रही हो या किसी चीज़ को निरस्त कर दिया गया हो, इसका जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, उसी के तहत इन चीज़ों को निरस्त, प्रारंभ और नाम का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक, 393 से 395 तक। क्लियर हो गया, तो भाग क्लियर हो गए। अनुच्छेद मैंने बता दिया है कि इसके अंदर आते हैं, भाग के अंदर, और अनुसूचियाँ में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। देखो अगर हम बात करें, जो संविधान है हमारा बन के तैयार हुआ है, वो कब हुआ है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब उस टाइम अनुच्छेद, अनुसूची और भाग कितने थे बता दिया है मैंने, उसके बाद अब कितने हैं वो भी बता दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर संविधान की हम बात करें, तो संविधान में सबसे पहले क्या आता है, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को एक दूसरा नाम भी कह सकते हैं, उद्देशिका, ठीक है। उसे एक चीज और भी कह सकते हैं, आमुख, दो टूक भी कह सकते हैं, लेकिन वो आता नहीं है। प्रस्तावना, उद्देशिका, आमुख, है ना। ये क्या चीज है, एक्चुअली ये वो चीज़ है, जैसे हम कोई बुक लेके आते हैं, उस बुक में स्टार्टिंग में ऐसा गिवन होता है जिसमें लिखा रहता है 2 टूक, इसे 2 टूक भी बोल सकते हैं, आमुख भी लिखा रहता है, या उद्देश्य का भी लिखा रहता है कई बुकों में, प्रस्तावना भी लिखा रहता है। चारों ही वर्ड लिखे होते हैं किसी भी बुक में, जब आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा रहता है कि इस बुक में इन चीज़ों का हमने जिक्र किया है, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मतलब इन चीज़ों के बारे में आप जान जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा रहता है। मतलब उस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, विस्तार पूर्वक जो चीज़ें हैं वो तो बुक के अंदर हैं, लेकिन वो बहुत छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में उन्होंने
उस आमुख या प्रस्तावना में बता दिए उस बुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ऐसी ही प्रस्तावना हमारी है भारत के संविधान की। भारत का संविधान बहुत बड़ा है और विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। भारत का विश्व का सबसे विशालतम संविधान है, तो उसको पढ़ना बहुत टाइम लगेगा। तो अगर हम सोचें कि भाई बहुत जल्दी में उस संविधान के बारे में जान लें, तो हम उद्देशिका को पढ़ लें, तो उससे पता चल जाएगा अच्छा हमारा जो संविधान है वो लगभग इस तरह की बातें करेगा। ठीक है, हालांकि संविधान में वही जैसे मैंने बुक में बताया कि विस्तार पूर्वक बात होगी अंदर, लेकिन उसके आमुख या प्रस्तावना या उद्देशिका, या जिसे हम इंग्लिश में प्रीएम्बल भी बोलते हैं, प्रीएम्बल। ठीक है, तो उसमें क्या है, उस मतलब संविधान के बारे में बहुत संक्षिप्त रूप में एक्सप्लेनेशन है। क्लियर? अच्छा, अब हमारा जो संविधान का जो प्रस्तावना बन के तैयार हुई, उन्हें कुछ लोगों ने अलग अलग नाम दिया। किसी ने कह दिया ये संविधान की आत्मा है। क्या है? ये संविधान की आत्मा है। किसी ने कहा कि ये तो राजनीतिक जन कुंडली है, संविधान की राजनीतिक जन कुंडली है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो जो इंपॉर्टेंट लोग थे या जो बहुत फेमस लोग थे या जिनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि किस आदमी ने ये नाम दिया, मतलब जैसे संविधान की आत्मा किसने कहा, ठीक है, वो सब मैंने लिख लिए यहाँ पर और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ उनके नाम कि इस आदमी ने संविधान को मतलब संविधान के प्रस्तावना को या प्रियम्बल को या उद्देशिका को ये नाम से पुकारा था, ये नाम दिया था। और इससे बाहर ना तो कोई अभी तक आया है ना आएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे फेमस लोग यही थे। भाई क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसा ही तो आएगा जिसे सब जाने। सब जाने से मेरा मतलब है कि फेमस आदमी के लिए ही तो आएगा। ऐसे तो बहुत लोग थे, लेकिन आप संविधान के जो निर्माता हैं उनमें से कितने लोगों को जानते हो, है ना, या हम भी कितनों को जानते हैं, है ना। तो और याद क्वेश्चन भी नहीं आते हैं सबके बारे में, उन्हीं के बारे में आते हैं जिन्होंने कुछ अलग काम किया या कुछ ज़्यादा फेमस हुए वो, है ना। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो संविधान की कुंजी, एक नाम दिया उद्देशिका को कि ये संविधान की कुंजी है, संविधान की कुंजी है, संविधान की क्या है, कुंजी। ये किसने दिया? संविधान की कुंजी किसके बारे में जिक्र आ रहा है, फिर बोल रहा हूं, एक बार ही बता देता हूं, बार बार समझिएगा कि उसी के बारे में जिक्र हो रहा है। संविधान, जो भारत का संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है या उसकी जो उद्देशिका है या उसकी जो आमुख है, उसकी जो प्रियम्बल है, उसकी जो दो टूक है, उसके बारे में बहुत से लोगों ने अलग अलग नाम दिए, उसको बहुत से लोगों ने अलग अलग नाम दिए। ठीक है, तो एक नाम दिया गया कि ये संविधान की कुंजी है, संविधान की कुंजी है। ये किसने कहा? अर्नेस्ट बारकर। किसने? अर्नेस्ट बारकर ने ये नाम दिया, अर्नेस्ट बारकर ने ये नाम दिया। ठीक है, संविधान की कुंजी। अब एक ने बताया कि इसका नाम मैं देता हूं अपनी तरफ से कि ये क्या है, संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है, संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली, राजनीतिक जन्म कुंडली है, संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। ये किसने दिया था? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी ने ये नाम दिया। क्या? राजनीतिक जन्म कुंडली। किसको? संविधान की उद्देशिका को। ठीक है, एक नाम यह है, किसे बोल रहा हूं, फिर भाई वही कह रहा हूं प्रस्तावना को। यह संविधान का पहचान पत्र है, ये संविधान का पहचान पत्र है, संविधान का पहचान पत्र है। ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला, ये नाम इन्होंने दिया, N.A. पालकीवाला जी ने ये नाम दे दिया कि यह संविधान का पहचान पत्र है। ठीक है, अब एक और लोगों ने मतलब एक नाम और दिया, ये संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया ठाकुरदास भार्गव जी ने। और एक और इंसान ने भी दिया जो भी फेमस है, कौन? सुभाष कश्यप साहब, सुभाष कश्यप साहब जी ने
और ठाकुर दास भार्गव जी ने, इन्होंने संविधान की जो उद्देशिका है उसे क्या नाम दिया कि यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, उसके बाद एक और नाम दिया गया, क्या? भारतीय संविधान निर्माताओं के मन और मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। भारतीय संविधान निर्माताओं के मन और मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। ये बात किसने कही? ये कही हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने ये हमारे संविधान निर्माताओं के मन और मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। ये बात किसने कही? सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने कह दी कि ऐसा है। उसके बाद क्या है? देखो, एक नाम और दिया गया कि भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के उन आदर्शों को परिलक्षित करती है। भारतीय संविधान, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ये लंबा है, आप लिख लीजिए, टाइम ही लगेगा, बस मैं बोल रहा हूं, आप फटाफट से नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के उन आदर्शों को परिलक्षित करती है जिन सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के उन आदर्शों को परिलक्षित करती है जिन आदर्शों पर चलते हुए, अरे भाई, जिन आदर्शों पर चलते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। तो हमारे जो संविधान की उद्देशिका है वो क्या है? उनके ये नाम दिए गए हैं। और ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया डी बसु साहब ने, जो मैंने बोला है अभी, फिर से एक बार बोल देता हूं। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के उन आदर्शों को परिलक्षित करती है जिन आदर्शों पर चलते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। ठीक है, ये बात किसने कही? ये बात कही डी बसु साहब ने, डी बसु साहब ने और B.R. अंबेडकर साहब ने, B.R. अंबेडकर साहब ने ये बात कही। ठीक है, तो उन आदर्शों को परिलक्षित करती है जिन पर चलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। ठीक है, ये बात भी है। ठीक है, तो संविधान की जो उद्देशिका है उसके बारे में किसने क्या क्या कहा ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और हम नेक्स्ट टर्न पे इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा जो संविधान है वो भारत का संविधान चल गया है। ठीक है, विश्व से जो कंपैरिजन था वो हमने इससे पहले कर दिया है। जो इम्पोर्टेंट शब्दावली में थी वो भी मैंने डिस्कस कर ली है। अब ये हम संविधान पढ़ रहे हैं भारत का। अब हम धीरे धीरे उद्देशिका पढ़ेंगे, उद्देशिका में क्या क्या वर्ड्स हैं, है ना, वो पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने कहा कि उद्देशिका का क्या क्या नाम है, ये नाम है, किस किस ने ये नाम दिए वो भी मैंने बता दिया। क्लियर है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा कंटेंट या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। नाउ थैंक यू सो मच।